नमस्ते नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म में। और आज हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि आय में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है या उसे किस रूप में जाना जाता है। तो आय में होने वाली एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिससे खपत व्यय में वृद्धि होता है उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है। इस वर्ड को ध्यान रखेंगे। कौन सी ऐसी केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिसे उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हम संसाधनों की पूर्ण उपयोगिता, इस चीज को भी समझ सकते हैं, आर्थिक दक्षता को भी समझ सकते हैं और आर्थिक विकास को भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान इस आर्थिक संभावना वक्र के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो वो समस्या है सतत खपत, सस्टेनेबल कंजप्शन की समस्या। फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्या नहीं है जिससे उत्पादन संभावना वक्र द्वारा सुलझाया जाता है। तो वह केंद्रीय समस्या है सतत खपत की समस्या। सतत खपत की समस्या को उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा हल नहीं किया जा सकता या नहीं समझा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो गिनी गुणांक का प्रयोग जो है ना वो आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। गिनी गुणांक का प्रयोग आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखेंगे गिनी गुणांक का मान जो है वो 0 से 1 के बीच होता है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है और जितना इसका मान कम होता है उतना असमानता कम होती है और जितना इसका मान अधिक होता है उतनी असमानता अधिक होती है। ठीक है। इसके साथ साथ गिनी गुणांक को गिनी गुणांक जो है उसे हम लॉरेंज वक्र से प्राप्त करते हैं। ध्यान रखेंगे लॉरेंज वक्र किससे प्राप्त करते हैं? तो लॉरेंज वक्र से। लॉरेंज वक्र ध्यान रखेंगे एक बार कि गिनी गुणांक जो है वो लॉरेंज वक्र से प्राप्त किया जाता है। गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। इसका मान जितना कम होता है उतनी ही कम समाज में असमानता होती है और इसका मान जितना अधिक होता है उतनी ही समाज में असमानता अधिक होती है। गिनी गुणांक का प्रयोग आय की असमानता को मापने के लिए किया जाता है। समाज में व्याप्त आय की असमानता को मापने के लिए गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करके टिक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई करके टिक करेंगे क्योंकि अक्सर ये एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि सकल प्राथमिक घाटा के बीच का अंतर है। तो जो सकल प्राथमिक घाटा है वो सकल राजकोषीय घाटा, सकल प्राथमिक घाटा जो है वो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज के बीच का अंतर है। सकल प्राथमिक घाटा जो है वो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज के बीच का अंतर होता है। क्या होता है? तो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध देय ब्याज के बीच का अंतर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है। देखिए पूंजीगत का व्यय का मतलब ये होता है कि वैसे व्यय जिन्हें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए किया जाता है, जैसे सड़कों का निर्माण, फैक्ट्रियों का निर्माण, पुलों का निर्माण, इस तरह के जो निर्माण होते हैं जिनका आउटकम हमें एक लंबे समय के बाद 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद मिलता है, या जिस पूंजी का इन्वेस्टमेंट हम लंबे समय के लिए करते हैं उसे ही हम लोग पूंजीगत व्यय कहते हैं, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूंजीगत व्यय नहीं है। तो जो सब्सिडी का भुगतान है या ब्याज का भुगतान है वह एक पूंजीगत व्यय नहीं है। सब्सिडी का भुगतान या ब्याज का भुगतान जो है वो पूंजीगत व्यय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के पूंजीगत व्यय का घटक नहीं है। पिछले क्वेश्चन में हमने अभी आपको बताया था कि वैसे इन्वेस्टमेंट जिनको लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए करते हैं उनको हम लोग पूंजीगत इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जैसे कि पुलों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, उद्योगों का निर्माण, इस तरह का निर्माण। ब्याज भुगतान ये जो है ये पूंजीगत व्यय नहीं है। ये जो है जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए किए जाते हैं, जैसे सैलरी का भुगतान, ब्याज का भुगतान, ये इस तरह के जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं
थोड़े समय के लिए या शॉर्ट टर्म के जो खर्चे होते हैं उसे हम लोग राजस्व भुक्त व्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्व व्यय कहते हैं। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है। तो पूंजीगत व्यय इनमें से ब्याज का भुगतान नहीं है, ब्याज का भुगतान पूंजीगत व्यय नहीं है। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। मशीनरी के अधिग्रहण पर व्यय, यह भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है, अतः यह एक पूंजीगत व्यय है। भूमि के अधिग्रहण पर व्यय, ये भी भूमि का अधिग्रहण भी लंबे समय के लिए एक लंबी प्लानिंग के साथ किया जाता है, तो ये भी एक पूंजीगत व्यय है। और भवन के अधिग्रहण पर व्यय, ये भी एक पूंजीगत व्यय है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है, तो ब्याज का भुगतान जो है ना वो पूंजीगत व्यय नहीं है, सब्सिडी का भुगतान पूंजीगत व्यय नहीं है, सैलरी जो है वो पूंजीगत व्यय नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जिसे एक वर्ष में मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एक देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य जिसे एक वर्ष में नापा जाता है उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसटी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। उसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसटी या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कागज रहित बजट या पेपरलेस बजट था? तो वर्ष 2021-22 का जो बजट था ना बच्चों, वर्ष 2021-22 का बजट जो था वो भारत का पहला पेपरलेस या कागज रहित बजट था। 2021-22 का जो बजट था वो देश का पहला कागज रहित बजट था और इस बजट को निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया था। यानी ये जो देश का पहला कागज रहित बजट पेश हुआ उस समय हमारे देश की जो वित्त मंत्री थी वो निर्मला सीतारमण थी और निर्मला सीतारमण ने ही यह बजट 2021-22 का बजट पेश किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है जिन्हें सामूहिक रूप से उसके के रूप में जाना जाता है। तो जो कर सुधार की सरकार की नीतियां होती हैं उन्हें हम राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। राजकोषीय नीति या फिस्कल पॉलिसी के नाम से जानते हैं। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। कर सुधारों का संबंध सरकार की कराधान तथा लोक व्यय की नीतियों से है जिन्हें सामूहिक रूप से उनके के रूप में जाना जाता है। तो इसे सामूहिक रूप से राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर से देखेंगे, जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जीएसटीआईएन यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद, स्थायी पूंजी निर्माण और अन्य व्यापक आर्थिक समुच्चय से युक्त राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नामक एक वार्षिक दस्तावेज का प्रकाशन करता है? एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसको टिक करिए। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद, पहली चीज सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसटी, स्थायी पूंजी निर्माण और अन्य व्यापक आर्थिक समुच्चय यानी और जो दूसरे सारे जितने भी आर्थिक रिकॉर्ड्स हैं इससे युक्त राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नामक एक वार्षिक दस्तावेज का प्रकाशन करता है? यानी यहां से आपसे यह पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन कौन करता है? तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस सीएसओ करता है। कौन करता है? सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का प्रकाशन केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय या सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को जो है वो मुद्रास्फीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में जो निरंतर वृद्धि होती है, जो वस्तुओं की कीमत लगातार अगर बढ़ते चली जाती है तो उसे हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं।
मुद्रास्फीति एक सीमा तक अच्छी, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी है, लेकिन जब ये एक सीमा से अधिक होने लगती है तो वह उस अर्थव्यवस्था के लिए प्राणघातक सिद्ध होती है। यानी एक सीमा तक मुद्रास्फीति अच्छी है, लेकिन अगर एक सीमा से ज्यादा मुद्रास्फीति होती है तो वो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। ध्यान देंगे इस बात पे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एक उदाहरण है? तो यहाँ दिए गए बैंकों में पंजाब नेशनल बैंक जो है ना, वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने कब की थी? 1894 में। ध्यान रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय ने की। और पंजाब नेशनल बैंक जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे साख मुद्रा कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। जब मुद्रा का वस्तु मूल्य मुद्रा के मौद्रिक मूल्य से कम होता है तो इसे साख मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? साख मुद्रा या क्रेडिट करेंसी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण ऋण पर की सिफारिशों पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। तो जो ग्रामीण ऋण है, इसके ग्रामीण ऋण पर एक कमिटी का गठन किया गया था जिसका नाम है नरसिम्हा समिति। नरसिम्हा समिति और नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को, नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जाती है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रामीण ऋण पर नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? तो नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1975 को की गई। अगर कोई आपसे पूछे कब की गई तो 2 अक्टूबर 1975 1975 को की गई। किसकी सरकार थी उस समय? इंदिरा गांधी की सरकार थी। कई बार ये भी पूछ लेता है कि उस समय सरकार किसकी थी? तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस समय? तो उस समय 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय ही 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना होती है नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी नहीं है? तो अगर यहां देखा जाए तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की है। और भारतीय सामान्य बीमा निगम ये भी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। यहाँ जो दिया गया ऑप्शन सी है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक संयुक्त उद्यम है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एक संयुक्त उद्यम है। और इस एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में एसबीआई की हिस्सेदारी जो है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 55% है। ध्यान रखेंगे, एसबीआई की हिस्सेदारी लगभग 55% के आसपास ही है। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है ये एक संयुक्त उपक्रम है, संयुक्त उपक्रम है। जबकि बाकी ऑप्शन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी जो है ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। और भारतीय सामान्य बीमा निगम जो है वो भी एक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि एसबीआई इंश्योरेंस कंपनी जो है वो किस तरह की बीमा कंपनी है, तो यह एक संयुक्त उपक्रम है। यह क्या है? एक संयुक्त उपक्रम है। और इस उपक्रम में एसबीआई की जो हिस्सेदारी है लगभग 55% के आसपास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उधारकर्ताओं को संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने में मदद करता है? तो ऐसा कार्य जो है वो स्वयं सहायता समूह करते हैं। अब होता क्या है कि स्वयं सहायता समूह में कुछ लोग मिलकर एक समूह का निर्माण करते हैं और आपस में बचत करते हैं। और उसमें जिस व्यक्ति को जरूरत होती है वो व्यक्ति बाकी उस समूह से लोन लेता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है ना कि उसको कुछ गारंटी के तौर पे रखने की जरूरत नहीं पड़ती। और बैंक से भी जब ये स्वयं सहायता समूह लोन लेने जाते हैं तो उस स्वयं सहायता समूह की साख के आधार पर बैंक लोन देता है, न कि उसमें से किसी व्यक्ति को जिसे लोन चाहिए उसे कुछ गिरवी बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्वयं सहायता समूह। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उधारकर्ताओं की संपार्श्विक की कमी की समस्या को दूर करने
में मदद करता है? तो हमारा आंसर होगा स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति बनाता है? तो भारत की मौद्रिक नीति जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। भारत की मौद्रिक नीति जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। ये SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक रेट यानी बैंक दर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आदि के माध्यम से बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करता है। क्या करता है? बाजार में मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति बनाता है? तो होगा भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बैंक रेट, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से मार्केट में तरलता को नियंत्रित करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारत में रेपो रेट, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दर का निर्धारण निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण जो है वो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो RBI, रिवर्स बैंक ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये इन दरों का निर्धारण क्यों करती है? तो इसका निर्धारण जो है वो बाजार में तरलता की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। निम्न में से किस मूल्य वर्ग के नोट पर रानी की वाव, ध्यान देंगे, किस मूल्य वर्ग की नोट पर रानी की वाव की तस्वीर बनी हुई है? तो 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव या रानी की बावड़ी की तस्वीर बनी हुई है। ध्यान देंगे, 100 रुपए के नोट पे रानी की वाव या रानी की बावड़ी की तस्वीर बनी हुई है। कितने रुपए के नोट पे? 100 रुपए के नोट पे। इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।